हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और पेनेशिया सीरीज़ का आज है सीरीज़ का 14 नंबर और आज हम लोग पैराडाइज लॉस्ट के क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले मैंने आपको जॉन मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट के बारे में बताया था और आज हम करेंगे क्वेश्चंस। इससे पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात ये कहना चाहूँगी कि मेरा वीडियो पसंद आए या नहीं आए, नहीं आएगा तो बात ही नहीं है। मतलब नहीं, जो मैं बात कहने जा रही हूँ मैं ये नहीं कह रही वीडियो पसंद नहीं आए। ऐसा नहीं हो सकता कि वीडियो पसंद नहीं आए, वो तो देखो यार ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है इस चैनल के बारे में बताने की, कोई ज़रूरत नहीं है इस पे चैनल को शेयर करने की और कोई ज़रूरत नहीं है बेल आइकन दबाने की। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई अब हम कहते नहीं है तो कोई करता ही नहीं है, तो मैंने कहा ठीक है भैया मत ही करो, कोई बात नहीं। ठीक है जी, आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो तो देख लो और फिर कुछ जो मर्जी हो वो कर लो। ठीक है जी, तो ये है आपका पेनेशिया सीरीज के पैराडाइज लॉस्ट के क्वेश्चंस करवाऊंगी। और आज जो है पेनेशिया सीरीज में आप लोगों को मैंने पैराडाइज लॉस्ट की दोनों, इससे पहले वाली जो है ना, जिन मासूमों ने अभी ना देख रहे हो, पेनेशिया सीरीज पहली बार देख रहे हो, ये 14 नंबर आ गया है। इससे पहले मैंने शेक्सपियर के हिस्ट्री प्लेस, कॉमेडी, ट्रेजेडी, क्वेश्चन, फिर जॉन मिल्टन के वर्क्स नहीं लाइफ, फिर उसके बाद उनके जॉन मिल्टन के बायोग्राफिकल स्केच, और 2 पार्ट्स में मैंने पैराडाइज लॉस्ट के बारे में बताया जो कि मिल्टन का मैग्नम ओपस है। तो अब मैं आप लोगों को पैराडाइज लॉस्ट के क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करूंगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, विच एंजल इज नोन फॉर हिज स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन टू सैटर्न ड्यूरिंग द काउंसिल इन हेल। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना क्या कहते हैं, इंसान को थोड़ा सा परेशान कर देते हैं। कहाँ पे रैफेल है, कहाँ पर माइकल है, कहाँ एफडीएल है, कहाँ यूरियल है। तो सबसे पहले है विच एंजल इज नोन फॉर ए स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन टू सैटर्न ड्यूरिंग द काउंसिल इन हेल। तो आप लोग जब तक आंसर जो है वो बताओ तब तक मैं आपको कुछ चीज़ें जो है वो बताती हूँ, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है चीज़ें बताना, तो इसलिए मैं बताती रहती हूँ। और जब मैंने पैराडाइज लॉस्ट की कहानी सुनाई थी तो उसमें बताया था कि पैराडाइज लॉस्ट में जो युद्ध, जो गॉड और जो फॉलन एंजल्स के बीच में युद्ध हुआ था, 3 दिन युद्ध चला था। और उस युद्ध में कुछ एंजल्स जो हैं वो सैटर्न के साथ हो गए थे, और उनमें से ये कहानी जो सुनाई थी युद्ध की, जो गॉड के अगेंस्ट फॉलन एंजल्स ने किया था, वो रैफेल ने सुनाई थी। तो वो रैफेल उनमें ये भी बताते हैं कि सैटर्न ने एक जो है पैंडेमोनियम बनवाया और उसमें काउंसिल हो रही थी। तो उसमें एक एंजल था, वो कहाँ चला गया? वो वापस चला गया। उसने वो आया तो सैटर्न के साथ था लेकिन बाद में वो वापस चला गया, और उसका नाम था, वन ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ सैटर्न डिसअग्रीड एंड दैट वाज एब्दियल। और वो वापस भगवान के पास चला गया क्योंकि ही बिलीव्ड इन द सुप्रीमेसी ऑफ गॉड। तो विच एंजल इज नोन फॉर इज स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन टू सैटर्न ड्यूरिंग द काउंसिल इन हेल, एंड दैट इज एब्दियल। पहले उसने सैटर्न का साथ दिया लेकिन बाद में वो वापस चला गया, एब्दियल। Question number 2. What form does Saturn primarily take when he enters the Garden of Eden? काफ़ी सारे फॉर्म्स जो हैं वो लिए हैं, लेकिन जब ईव को टेम्प्ट करता है सैटर्न, तो वो सरपेंट के रूप में करता है। ओ ईव बड़ी खुश होती है, और रे बोलने वाला सांप, कितना बढ़िया सांप है। तो वो किस रूप में जो है वो एंटर करते हैं? सरपेंट के रूप में। Who narrates, अभी मैंने बताया ही था, who narrates the story of the war in heaven to Adam? माइकल, गैब्रियल, राफेल या यूरियल? तो आंसर तो आपको इसका पता ही है कि दैट इज राफेल। और ये जो चलती है कहानी की, ये जो बताई गई है जो है वॉर की कहानी है, ये किस में सुनाई गई है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। राफेल के द्वारा बुक 5th में सुनाई गई है। ठीक है जी, उसके बाद व्हाट इज पेंडेमोनियम? ये मैंने आपको एक चीज बताई भी थी कि पढ़ाते हुए, और अब आप देखिए द गार्डन ऑफ ईडन
द नेम ऑफ गॉड्स थ्रोन, द कैपिटल ऑफ हेल, द प्लेस वेयर एडम एंड ईव मीट। तो पेंडेमोनियम जो ये वर्ड है ना, इसका मतलब होता है ऑल द डीमंस। ठीक है, ये जो टर्म है ये कॉइन ही करी थी, मिल्टन ने ही कॉइन करी थी। और ये पेंडेमोनियम जो है वो क्या है? द कैपिटल ऑफ हेल, दैट इज द कैपिटल ऑफ हेल। What is the purpose of Michael's final revelations to Adam? अब आपको एक चीज ये मैं बताऊं कि व्हाट इज द पर्पस। अब थोड़ा सा इसको, कोई क्या होता है ना, ये ऑप्शन ना वैसे हो जाते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ माइकल्स फाइनल रिविलेशंस टू एडम? माइकल जब बाद में एडम और ईव अपनी फ्री विल का यूज करते हुए वो ट्री ऑफ नॉलेज का फ्रूट खा लेते हैं, अब उनको वो हेवन छोड़ना है, ईडन छोड़ना है, और उनको अब एक नई बनाई हुई दुनिया, भगवान के द्वारा बनाई हुई दुनिया में जाना है, जहां उनको जो ये खूबसूरत दुनिया है उस दुनिया से उनका जो नाता है वो टूट जाएगा, और अब उनको पाप पुण्य सभी तरीके के मौसम मृत्यु सब कुछ जो है वो झेलना होगा। लेकिन फिर भी माइकल जो है उन्हें फाइनली एक ड्रीम दिखाता है, और वो ड्रीम क्या है? द हॉरर्स ऑफ हेल, द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड, टू सीक रिवेंज, द ब्यूटी ऑफ हेवन। वो दिखाते हैं कि आगे इंसान मैनकाइंड का फ्यूचर क्या होने वाला है, टू टीच एडम अबाउट द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड। और ये बताया गया है, दैट इज ये बुक 11 और बुक 12 में है। बुक 11 और बुक 12 में ये फ्यूचर के विजन्स जो हैं वो बताए गए हैं, बुक 11 एंड बुक 12। ठीक है जी। Milton's portrayal of Saturn has been interpreted as a purely evil figure, a tragic hero, a comedic character, a minor character. मुझे आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा और बहुत ध्यान अच्छे से सुना होगा, बायोनिक हीरो। ठीक है, बायोनिक हीरो वो होता है, ये बायन से लिया गया है। बायोनिक हीरो वो व्यक्ति जिसके अंदर हीरो वाली कोई क्वालिटी नहीं होती है। बायोनिक हीरो से कहते हैं ही इज अ ट्रैजिक फिगर, और पैराडाइज लॉस्ट में सैटर्न इज अ बायोनिक हीरो। बायन से लेकर मैड बैड एंड डेंजरस टू नो, ये टर्म भी यूज किया, लेडी लैम ने यूज करी है, मैड बैड एंड डेंजरस टू नो। तो जो सैटर्न को पोर्ट्रे करा गया है वो है ट्रैजिक हीरो। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन ना देखा हो तो मैं क्वेश्चन दिखा देती हूँ। मिल्टन ने जो सैटर्न को इंटरप्रेट करा है दैट इज अ ट्रैजिक हीरो, प्योरली इविल फिगर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑब्वियसली जब आपके साथ बुरा हो रहा है, आपको लगता है कि आप ये जो बिहेवियर है ये आप उसको डिजर्व नहीं करते एंड आप उसके खिलाफ खड़े होते हैं, तो वहां पर जब आप किसी चीज के खिलाफ खड़े होते हैं और आपको तब एक आपके ऊपर ठप्पा लग जाता है रेबेल का, या आपको बुरा मान लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के को क्या महसूस होता है। तो हम अगर पैराडाइज लॉस्ट पढ़ते हैं तो वी रियली सिंपथाइज विद सैटर्न। ही इज नॉट कंप्लीटली अ डीमन। उसको नहीं है वो, मतलब उसको एडम से कहीं ज्यादा वो एक वो राउंड कैरेक्टर है। जो सैटर्न का कैरेक्टर दिखाया है वो राउंड कैरेक्टर है, अ फुली डेवलप्ड कैरेक्टर। तो इसीलिए वो एक ट्रैजिक हीरो है एंड ही सरपासेस इन ब्यूटी एंड मतलब इन कैरेक्टराइजेशन इट सरपासेस द कैरेक्टराइजेशन ऑफ सैटर्न सरपासेस द कैरेक्टर ऑफ एडम। द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री विल इन पैराडाइज लॉस्ट इज प्राइमरली एक्सप्लोर्ड थ्रू। देखो भगवान ये कहते हैं कि जब चॉइस होती है ना तभी आपको पता चलता है कि आपको क्या चुनना है और क्या छोड़ना है ना। अगर चॉइस ही नहीं होगी तो आप बेगर्स कांट बी चूजर्स, है ना। अगर चॉइस नहीं है, ऑप्शंस चॉइस जैसे कहा जाता है, व्हेन देयर इज नो चॉइस तो फर्क नहीं पड़ता कि आप अच्छे हैं या बुरे हैं। इफ देयर इज चॉइस बिटवीन गुड एंड इविल और तब आप अच्छे को चुनते हैं तो वो होती है फ्री विल।
तो भगवान ने कहा कि ये जो फॉल है ना, ये प्रीडेस्टाइन्ड नहीं है, ये इंसान के फ्री विल पे डिपेंड करते हैं। मैंने तो उन्हें सोचने के लिए, मैंने तो उनको एक शक्ति दे रखी है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। जब मैंने मना करा है, उसके बावजूद भी अगर वो ट्री ऑफ नॉलेज का फ्रूट खाते हैं तो इट्स देयर विल, और वो उनका पतन होगा उनकी फ्री विल की वजह से। द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री विल इन प्राइमली एक्सप्लोर्ड थ्रू एडम्स एंड ईव्स चॉइसेस। द आंसर इज एडम एंड ईव्स चॉइसेस। तो ये मैंने पैराडाइज लॉस्ट पे ही क्वेश्चंस लिए हैं। Milton's use of epic similes serve to simplify the complex narrative, elevate the poem's style and scope, comedic relief, confuse the reader. देखो भाई, एपिक सिमिली यूज करी गई है। एपिक सिमिली का पहले मतलब बता देती हूँ। बहुत लंबी लंबी जब सिमिलीज यूज की जाती हैं, 3-3 4-4 पेज में एक कंपैरिजन चल रहा है, उसे एपिक सिमिली कहा जाता है। एपिक से ली जाती हैं, जो वर्जिल एंड होमर जब एपिक्स लिखा करते थे, तो जब उनके जो उनका लिखने का तरीका हुआ करता था, जिस तरीके से वो चीज़ों को कंपेयर करते थे, तो उसे एपिक सिमिली कहा जाता है। ये मिल्टन का मैग्नम ओपस है। मैग्नम ओपस का मतलब होता है ग्रैंड वर्क, सबसे बड़ा वर्क। आर्नल्ड ने उनके स्टाइल को ग्रैंड स्टाइल कहा है, ठीक है, और इसमें उन्होंने ब्लैंक वर्ड्स यूज करी है। तो एपिक सिमिली यूज करने का क्या मतलब है कि अपने जो एपिक है उसको और ग्रैंड बताना, उसके स्टाइल को एलिवेट करना। जबकि पैराडाइज रीगेन्ड जो है उसका स्टाइल बिल्कुल सिंपल है, एलिवेट द पोएम। और देखिए, मिल्टन का पसंदीदा जो है वो पैराडाइज लॉस्ट नहीं है, पैराडाइज रीगेन्ड है। मैं आपको एक चीज बता रही हूं कि चाहे कितना ही ऑर्नेटेड चीजें हो, पसंद इंसान को जो है ना सीधा सादा साधारण ही आता है। क्योंकि जड़ों से जुड़े हुए जो लोग होते हैं ना, उनको साधारण चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। और नेटेड एलिवेटेड चीज़ें जो होती हैं ना, एक होता है ना, समाज को कई बार स्टैंडर्ड्स में फिट होने के लिए चीज़ें करनी पड़ती हैं, लेकिन जो पसंद आती है ना चीज़ें, वो ये वाली बात है ना कि दुनिया जहाँ के डिशेस जो है वो खा लो, लेकिन जो स्वाद रोटी सब्जी या दाल चावल में आता ना, वो किसी और चीज़ में नहीं आता। इसीलिए मिल्टन को देखो, अब तुम सोचोगे कहाँ को कहाँ ले गई। मिल्टन को पैराडाइज लॉस्ट में एलिवेटेड स्टाइल था, एपिक सिमिलीज यूज करी होमर एंड वर्जिल के मैनर में, स्टाइल एलिवेटेड था, तो एपिक भी बन के निकला ग्रैंड स्टाइल वाला। पैराडाइज रीगेन्ड सिंपल है, बिल्कुल सिंपल स्टाइल है उसमें जो है एम्प्लॉय किया गया है, लेकिन वो मिल्टन का पसंदीदा था, जैसे WJ लॉन्ग कहते हैं। तो बी है इसका आंसर। 9. What is the significance of the tree of knowledge? It grants immortality. It represents obedience to God. It symbolizes forbidden knowledge. It provides sustenance. तो देखिए, ट्री ऑफ नॉलेज, भगवान ने उनको ईडन में, उनका जो एडम और ईव का जो काम था वो ये था कि टेंड द गार्डन, गार्डन की देखभाल करनी थी। उन्हें एक ही चीज के लिए मना करा हुआ था कि डू नॉट ईट द फ्रूट ऑफ नॉलेज, ठीक है, ट्री ऑफ नॉलेज का फ्रूट नहीं खाना है। अब रीजन समझिए, जब तक हमें किसी भी चीज के बारे में पता नहीं होता है ना, तब तक हम बहुत खुश रहते हैं। एंड दिस इज पैराडॉक्स, दिस इज रियलिटी। जैसे कि कोई इंसान जो है, आप सभी लोग गूगल पे खूब सर्च करते होंगे। कई बार ऐसा होता है कि ना, आप कोई चीज, जैसे कोई बीमार है व्यक्ति, और अब अगर वो ना गूगल पे सर्च कर लेता है, या उसको अपनी बीमारी के बारे में सब कुछ क्लियरली पता हो, तो वो नॉलेज ना कई बार इतनी खतरनाक हो जाती है कि जो बच्चे कुछ जीवन दिन होते हैं ना, वो भी परेशानी में कटते हैं। और इसीलिए कहते हैं ऊपर वाले ने ना किसी को उसकी मृत्यु की सही डेट नहीं बताई। अगर इंसान को अपनी मृत्यु की जानकारी भी समय पूर्व हो जाए तो वो शायद जीना ही छोड़ देगा। और ये सही है, नॉलेज होना चाहिए, अच्छी बात है, मगर वो कहते हैं ना कि अगर आपको फॉरबिडन नॉलेज, वो चीज़ों का ज्ञान प्राप्त हो जाए जो नहीं होना चाहिए, तो सिर्फ दुख के सिवा कुछ नहीं मिलता। इसीलिए वो जो ट्री ऑफ नॉलेज था, इट सिंबलाइजेस फॉरबिडन नॉलेज, ये फॉरबिडन नॉलेज को बताता है। इसीलिए उन्होंने कहा था कि व्हेन इफ दे ईट द फ्रूट ऑफ नॉलेज, ऑब्वियसली दे लूज देयर इनोसेंस, और जब इनोसेंस नहीं रहेगी तो दे विल नॉट बी एबल टू लिव इन हेवन। What is the main theme of the poem? The beauty of nature, the importance of friendship, the fall of man, the power of love.
इस पोयम, इस पैराडाइज लॉस्ट की जो मेन थीम है वो आप सभी को पता है, मिल्टन ने बताई है, दैट इज द फॉल ऑफ मैन। आई होप ये क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। अभी कुछ क्वेश्चंस और हैं, मगर उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं। वैसे तो आप, मुझे पता है मेरी किसी बात पर ध्यान, इन बातों पर तो बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो, मगर फिर भी अगर कोई एक आधा ध्यान देने वाला हो, उसका मन कर रहा हो कि हम मैडम से और रूबरू मिलें, तो जो है मतलब ऑनलाइन लाइव में, तो देखो भैया ऐसा है, ये है स्कोपम प्रैक्टिस बैच, ये पीजीटी के लिए है। इसमें स्कोपम प्रैक्टिस बैच, ये आपका पीजीटी का प्रैक्टिस बैच। इसमें मैं पीजीटी के क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ले रही हूं, लेकिन खुद क्वेश्चंस बनाती हूँ सारे प्रैक्टिस पेपर्स में से। कई बार, अब जैसे अभी मैंने ग्रामर का करवाया है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि केवल लिटरेचर पढ़ा दो, ग्रामर की आवश्यकता नहीं। मैंने एक पूरा पेपर ग्रामर का बनाया है, तो स्टूडेंट्स को मैं हर फ्रंट पे मजबूत कर रही हूँ। तो स्कोपम प्रैक्टिस बैच है, जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है, आप तैयारी करी है नहीं करी है, बट दे वांट टू गिव इट अ ट्राई, तो उनके लिए स्कोपम प्रैक्टिस बैच वो ले सकते हैं 1099 का। इसमें जो प्रैक्टिस पेपर्स है वो पीडीएफ फॉर्म में मिलते हैं, वो स्टडी मटेरियल इस पे घर में नहीं जाता है। इसके बाद ये पाइनियर बैच है, वैसे तो बहुत सारे लोग इसे ले ही चुके हैं, मगर अभी पाइनियर बैच है, ये बहुत बढ़िया बैच है हमारा, जैसा स्कोपम बहुत बढ़िया बैच है। पाइनियर मैं इनको बढ़िया इसलिए कहती हूँ क्योंकि इसमें मुझे अपने दिमाग में ना बहुत लगाना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्वेश्चन छांटने पड़ते हैं, कई बार क्वेश्चन खुद लिखने भी पड़ते हैं, किस तरीके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये पाइनियर प्रैक्टिस बैच है। इसमें आप ये मान के चलिए कि पाइनियर के 13 टेस्ट हो चुके हैं, नवंबर से चल रहा है ये। उससे पहले इसमें हमारे लगभग 65 टेस्ट पेपर्स हैं, और आप ये मान के चलिए कि जब तक ये एग्जाम हो रहा है तब तक ये चल ही रहा है, तो 65 टेस्ट, और मान लीजिए 70 के करीब टेस्ट अगर हो जाते हैं, तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा कि जो आपको, मतलब आप ये सोचो एग्जाम में बैठ के अरे ये हमने नहीं पढ़ा था, या ये हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा था। एक एक चीज आपको मिलेगी, ग्रामर हो, लिटरेचर हो, वोकैबलरी हो, कॉम्प्रीहेंशन। तो कॉम्प्रीहेंशन में ये नहीं कहती भाई इसमें, मगर सॉल्व करते करते आदत पड़ जाती है ना। और ये आप कहाँ देख सकते हैं? आप देख सकते हैं इसको, इंग्लिश सूत्रा का ऐप डाउनलोड करना है। ऐप के ऊपर जब आप डाउनलोड कर लोगे तो स्टोर में जाकर आपको ये बैचेस दिख जाएंगे। इसके अलावा ये हमारी किताब है, ये वैसे हमारे जो पाइनियर बैच के साथ 1899 वाला जो उसके साथ ये फ्री है, और ये हमारे टीजीटी और पीजीटी के डिटेल्ड बैच हैं। अब भी ऐसा नहीं है कि लोग ले नहीं रहे हैं, डिटेल्ड बैचेस हैं जिनमें सारी चीज़ आपको जो है लिटरेचर, ग्रामर सब अरेंज होकर मिलता है। तो इसके इन सब के नोट्स आपके घर पर आते हैं। चलिए बैक टू वर्क, दोबारा से काम करते हैं। और ये रहा हमारा 11th क्वेश्चन। मिल्टन्स यूज ऑफ डार्कनेस विजिबल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, देखो डार्कनेस और विजिबल भी, देखो डार्कनेस है यानी कि अंधेरा, और विजिबल है यानी कि दिखती हुई। तो जब दो ऑपोजिट टर्म्स को साइड बाय साइड रखा जाता है तो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज होती है? ऑक्सीमोरोन। जब दो स्टेटमेंट्स को रखा जाता है तो एंटीथेसिस होता है। विच फिगर, विच जिसे कहना चाहिए कि विच एंजल या विच फॉलन एंजल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द आर्किटेक्चरल डिजाइन ऑफ पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम को बनाने वाले कौन थे? तो ये आपको सबको पता है, वो थे मल्सिबर, जो कि आर्किटेक्ट थे पेंडेमोनियम के। इन पैराडाइज लॉस्ट द कॉज कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिफिकेशन ऑफ द वेज ऑफ गॉड टू मैन इज सेंट्रल टू, कि जब जस्टिफिकेशन ऑफ द वेज ऑफ गॉड टू मैन, सैटन्स आर्ग्यूमेंट्स, एडम्स इनर कॉन्फ्लिक्ट्स, द पोएम्स ओवरऑल पर्पस, ईव्स टेम्पटेशन। देखो भाई पैराडाइज लॉस्ट में जब मिल्टन शुरू करते हैं, अपनी म्यूज को इन्वोक करते हैं, तो वो कहते हैं कि मेरा एक ही एम है, टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। तो ये पोएम का ओवरऑल पर्पस है। एक तरीके से जो एपिक होते हैं ना, वैसे ये सेकेंडरी एपिक है। पैराडाइज लॉस्ट इज द सेकेंडरी एपिक, और जो एपिक्स होते हैं ना वो कहीं से कहीं तक भी ऑटोबायोग्राफिकल नहीं होते। एपिक लिखने वाला पोएट अपने आप को, अपनी सब्जेक्टिविटी को एपिक से दूर रखता है, लेकिन ये एक अपने आप में एक ऐसा एपिक है जिसमें ऑटोबायोग्राफिकल टचेस हैं। Which book of Paradise Lost
पोर्ट्रेज द डोमेस्टिक लाइफ ऑफ एडम एंड ईव बिफोर द फॉल। देखो बिफोर द फॉल जो एडम और ईव की डोमेस्टिक लाइफ, जहां पर एडम और ईव इंट्रोड्यूस होते हैं, तो जहां एडम और ईव इंट्रोड्यूस होते हैं वहां पर वो कौन सी किताब है, दैट इज बुक 4। बुक 9 में तो देखो फॉल होता है, बुक 4 और 9 में ही है, लेकिन एडम और ईव को जब इंट्रोड्यूस होते हैं उनको क्या काम मिला हुआ है, ये सब बुक 4 में है। वॉट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सन इन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। जब सन, जो इसको सन ही बोला जाता है, उनको क्राइस्ट तो वो बाद में जन्म के रूप में लेते हैं, तो सन की क्या महत्ता है। ही इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्योर इविल, ही इज द एजेंट ऑफ गॉड्स ग्रेस एंड क्रिएशन, फिगर ऑफ वीकनेस दैट मिरर सैटन्स प्राइड। तो भाई देखो सामने ही दिख रहा है कि वो जो है गॉड के ग्रेस एंड क्रिएशन के एजेंट हैं, और बाद में है कि ही इज रेडी टू टेक द गिल्ट ओवर हिम। Which of the following classical poets heavily influenced Milton's epic style? मिल्टन ने जब एपिक लिखा था तो उन्होंने एपिक प्रभावित होकर लिखा था किससे, जो क्लासिकल पोएट्स थे होमर एंड वर्जिल से प्रभावित होकर लिखा था। होमर एंड वर्जिल से प्रभावित होकर उन्होंने ये एपिक लिखा था, और इसीलिए ही उन्होंने एपिक को 12 वर्जिल से के एजेंट से प्रभावित होकर ही जो पैराडाइज लॉस्ट पहले 10 बुक्स में थी उसको 12 बुक्स में किया था। The war in heaven described in Paradise Lost reflects what historical event from Milton's life? अभी मैंने आपको एक चीज बताई कि कोई भी एपिक सब्जेक्टिव नहीं होता है, मगर ये एपिक में ऑटोबायोग्राफिकल टचेस हैं। तो जब वॉर इन हेवन में जब दिखाया गया है ना, तो उसमें कहीं ना कहीं इंग्लिश सिविल वॉर जो है वो दिखाया गया है, जिसके तहत जो है 1642 में थिएटर्स भी बंद किए गए थे, द इंग्लिश सिविल वॉर। तो मैं यहाँ सामने से हट जाती हूँ और आप लोगों को ये थे क्वेश्चन, 17 क्वेश्चंस थे एक बुक पर से, मतलब एक वर्क पर 17 क्वेश्चंस हैं। अब मैं आगे आप लोगों को लिसिडस, लीग्रो, पेंसेरोसो ये भी जो है वो डिस्कस करेंगे। इनके डिवोर्स ट्रैक्ट्स हैं, जो जो इंपॉर्टेंट हैं चीज़ें वो हम डिस्कस करेंगे। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। और पढ़ते रहिए और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।